सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं लोकेश आलोने और आप सभी लोगों को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूं जो कि आईआईटी जेम के अंदर बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई हुए। और चलो, आज जो हम मिलने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिसके बारे में आप सुनोगे और जिनकी रैंक सुनोगे तो आप खुद कहोगे कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। मिलते हैं रेशमा हेगड़े से। वेलकम रेशमा, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। रेशमा, सबसे फर्स्ट तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा इस बार 2026 आईआईटी जेम में। मेरा 2026 आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 3 आया है। किस और कैटेगरी में, वो भी थोड़ा सा बताना चाहे। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रेशमा, सबसे फर्स्ट देन मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि आप हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं अपनी वाली, कि आखिरकार आप किस बैकग्राउंड से हो, ओवरऑल आपने कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी है। मैं बेंगलुरु से हूँ और मैं बीएससी कर रही हूँ माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स में क्रिस्टो जयंती कॉलेज बेंगलुरु से ही मैं कर रही हूँ। और मेरा होम टाउन शिरसी है जो कर्नाटका में ही है। मैं पढ़ाई के लिए बेंगलुरु शिफ्ट हो गई हूँ। और मैं 12th के बाद मैंने प्योर साइंस को ही चुना क्योंकि मुझे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था। और मैंने कॉलेज चुन लिया और आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर में मैं ऐसे ही रिसर्च कर रही थी कि बीएससी के बाद हम क्या कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन के बारे में रिसर्च कर रही थी तो यूट्यूब में आपका जो वीडियोस आता है आईआईटी जाम का गेट का जो पैटर्न आप बताते हैं उस वीडियो को मैंने देखा और उससे मुझे लगा कि मुझे भी ये लिखना चाहिए क्योंकि एमएससी के लिए कोई आईआईटी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया था सेकेंड सेमेस्टर से। और बाद में आपका वीडियोस देखकर मैंने आपका पेड बैच लिया था 19 फरवरी से और 2 साल का लिया था। और मैं मुझे आपका जो स्टडी मटेरियल्स होता है पीवाईक्यू वो सारा बुक मुझे बहुत हेल्प किया। और मैं क्लासेस सब कुछ लाइव देख नहीं पाती थी और मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेती थी क्योंकि मुझे कॉलेज में क्लासेस भी अटेंड करना था। इसलिए मैं रिकॉर्डेड देखकर नोट्स बनाकर पढ़ती थी। ओके। रेशमा, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा आपके कॉलेज का टाइमिंग क्या था। टाइमिंग 9 से 4:30 रहता था लेकिन कुछ दिन हमें दोपहर में छोड़ देते थे। जो जब भी हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस होता था उस दिन मुझे 4:30 हो जाता था घर आना। ओके ओके। देन नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल आपने 9 से 4:30 तक तो समथिंग सारा कॉलेज अटेंड किया है और मुझे लगता है शायद हाँ। आप रेगुलर भी होगे कॉलेज। हाँ। तो फिर उसके बाद में आप कैसे टाइम निकालते थे रिकॉर्डिंग को भी देखने के लिए। मैं रिकॉर्डिंग को 2x में देखती थी। मुझे वो प्रैक्टिस हो गया था 2x में देखना। और मैं सुबह जल्दी उठना मेरा बहुत पहले से मेरा अभ्यास है। और बाद में मैं शाम को जब आती थी तो क्लासेस देख लेती थी। और क्लासेस देखते ही मैं नोट्स बना लेती थी उसके साथ ही। तो मुझे नोट्स बनाने के लिए अलग टाइम नहीं चाहिए था। और बाद में मैं सुबह उठकर एक बार रिवीजन कर लेती थी। और मैंने 6 महीने में अपना सब कुछ सिलेबस खत्म कर लिया था बायोलॉजी का। और मैं बाद में रिवीजन करने लगी। सुरेशमा, हाउ इज इट पॉसिबल कि 2x की स्पीड पर आप अपने नोट्स कैसे बनाती थी। मैं जब भी मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखती थी जब मैं पॉज करके वीडियोस अपने नोट में जो पीपीटी में होता था उसको कॉपी पेस्ट नहीं करती थी। जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख देती थी नोट्स पे। और मुझे शॉर्ट नोट्स करना बहुत पसंद है जैसे माइंड मैप करना वो सब इसलिए मैं 2x में भी मैं नोट्स कर लेती थी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसे पता चला कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके आप मुझे शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। हाँ, मैंने पीवाईक्यूज़ सब कुछ पढ़ लिया एक बार। और उसमें मुझे लगा बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है, जेनेटिक्स का भी। जैसे मेरा मेजर माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स में था, मुझे कॉलेज का सिलेबस ही जेनेटिक्स के लिए काफ़ी था। और माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैंने
और थोड़ा पढ़ा और बायोकेमिस्ट्री मेरा एक सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री था, तो बेसिक तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन जो एडवांस होता है वो सब मैंने आपके क्लासेस से सीख लिया। तो रेशमा, मैं जानना चाहूंगा वो फर्स्ट डे जब आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सोचा था और आपने आफ्टर कोर्स के बाद में इसको कैसे, या कोर्स नहीं, आपने जब सोचा भी था तब से लेकर क्लियर होने तक इसकी जर्नी आप हमें बता पाएंगे? मैंने बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन पे भी मैसेज किया कि आप लोगों ने कैसे प्रिपरेशन किया, और मेरे सीनियर्स जो इस एग्ज़ाम को लिखे थे उनसे भी पूछा, और यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने कैसे प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट मैंने एक टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे 6 महीनों में सिलेबस ख़त्म करना है, और फर्स्ट में बायोलॉजी को प्रेफरेंस देती थी, और पीसीएम का मेरा 12th और 11th में मेरा पीसीएम भी था, इसलिए मेरा फिजिक्स और मैथ्स भी स्ट्रांग ही था। और मेरा 12th का जो नोट्स था उसी से मैंने मैथ्स को पढ़ लिया था। और मुझे बहुत सारे जैसे कॉलेज में एग्जाम होता था उस समय में मेरा प्रिपरेशन कुछ अलग हो जाता था मेरा टाइम टेबल से, लेकिन मैंने कुछ मैनेज किया कॉलेज के अभ्यास से जुट कर भी। जैसे रेशमा, आपने कहा कि मैंने अपने 12th के नोट से ही मैथमेटिक्स कंप्लीट किया। हाँ। सो आपका 12th में मैथमेटिक्स ही था या ओवरऑल कॉम्बिनेशन था बायो के साथ? मेरा पीसीएम भी था, कर्नाटका बोर्ड के लिए पीसीएम भी रहता ओके है। ओके ओके, हाँ। चलो। सो जैसे कि आपने कहा कि आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए पीवाईक्यूज पढ़े, हाँ। मतलब शुरुआत आपने पीवाईक्यूज से करी है, हाँ। हाँ। एंड देन पीवाईक्यूज के बाद आप ओवरऑल आगे बढ़े हैं। हाँ। हाँ। तो पीवाईक्यूज करते वक्त क्या सारे पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व हो चुके थे? नहीं, मेरा जो 12th में बायोलॉजी था, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस था, उनको मैंने कर लिया था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डीप नॉलेज चाहिए था, इसलिए मैंने वो सब टॉपिक्स नोट कर लिए था, जिसमें मुझे रेफरेंस बुक पढ़कर मुझे टॉपिक्स क्लियर करना था। और मैंने उसका एक लिस्ट बना लिया था। मेरे हिसाब से मैंने 5 वर्ष का पीवाईक्यूज़ किया था फर्स्ट, और उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट बना लिया था, और रेफरेंस बुक में पढ़कर मैंने कोशिश की थी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि अगर मैं रेफरेंस बुक ही पढ़ते रह गई तो मेरा टॉपिक कवर नहीं होगा। इसलिए मैंने पाथफाइंडर का लाइफ साइंस बुक खरीद लिया, और उसमें सभी रेफरेंस बुक का मुझे अच्छा लगा उसमें। और आपके क्लासेस से जो नोट्स बना लेती थी उससे मैंने आपका जो टेस्ट रहता था, ईच क्लास के बाद आपका टेस्ट रहता था, उसको मैं देती थी, और उसमें जो गलत हो जाता था उसको भी नोट कर लेती थी, और क्यों गलत हुआ इसको भी मैं एनालिसिस करती थी। तो बहुत बढ़िया। सो देन रेशमा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आफ्टर आपने सब सारा 6 महीने में कवर किया, तो क्या हाँ। इन 6 महीनों के अंदर सिर्फ आपने अपने पूरे लेक्चर्स को देखा एंड देन उनके नोट्स बनाए जो भी इम्पोर्टेंट है, उसके हाँ। रिवीजन के लिए क्या आपने उस 6 महीने के दौरान कुछ किया हो? मैंने क्लासेस देखकर नोट्स बना लिया था, और रेफरेंस बुक भी पढ़ना शुरू कर दिया था उसी समय। और बायोलॉजी मेरा 6 महीने में हो गया था, जो आपका कोर्सेस होता है 6 महीने के लिए। उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज देना चालू कर गई थी। जैसे फिजिक्स एंड मैथ्स मुझे शुरू में बहुत टफ लगता था, लेकिन बाद में जब मैं प्रैक्टिस गई तो मुझे मैथ्स इजी लगा था। लेकिन फिजिक्स एग्जाम में भी मुझे फिजिक्स मैंने 2 क्वेश्चंस छोड़े थे फिजिक्स का। सो केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बेसिक पढ़ा था बस। मुझे एडवांस पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा स्ट्रांग था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बेसिक कर लिया था आपके क्लासेस से। तो बहुत बढ़िया। सो आप मुझे आपका रिवीजन का कुछ बता पाएंगे कि आप किस टाइप से रिवीजन करती थी? मैंने एक आफ्टर नोट्स बनाने के बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था। मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने में 1 महीना लगा था, और बाद में मैं सोच रही थी कि जब भी एग्ज़ाम पास आ जाएगा मैं इस शॉर्ट नोट से पढ़ लूँगी। और मैंने लास्ट के 2 महीने में सिर्फ 2 शॉर्ट नोट्स को मैंने पढ़ा,
और रेफ़रेंस बुक में मैं हाइलाइटर से मार्क कर लेती थी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हो तो, और मैं नोट्स में भी लिख देती थी कि रेफ़रेंस बुक में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स ही पढ़ा। फिर पीसीएम के लिए मैंने एक 1 पेज का नोट्स कर लिया था, फ़ॉर्मूला लिस्ट एंड ऑल। और मैथ्स में भी जो पीवाईक्यूज़ को देखकर मुझे लगा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहे थे। इसलिए मैंने उसका जो भी फ़ॉर्मूलाज़ था एक शीट में कर लिया था, और बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगी। जो आपका स्टडी मटेरियल होता है, उसको एक-एक बुक मैंने ख़त्म करते गई, और मुझे लगा कि वो क्वेश्चंस बहुत हेल्प हुआ मुझे। क्योंकि वर्ष का जो आईआईटी जैम का पेपर था, उसमें वो इतना टफ नहीं था, मैथ्स और फिजिक्स। बेसिक अगर हमें पता है तो बेसिक से भी हम कर सकते थे वो इंटीग्रेशन एंड ऑल। जो आपका वीडियोस रहता था उसमें भी उन्होंने फार्मूला लिस्ट हमें दे दिया था। इसलिए मैंने 2 महीने में वही पढ़ा जो मैंने शॉर्ट नोट्स किया था, और फार्मूला लिस्ट। बहुत बढ़िया। सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे, हाँ। तो आपने वो मॉक टेस्ट या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब करना ज्यादा प्रेफरेबल समझा? मैंने जनवरी मंथ से करना शुरू कर दिया था मॉक टेस्ट वगैरह। मेरा मॉक टेस्ट में उतना अच्छा रैंक नहीं आ रहा था पहले-पहले। फिर बाद में फ़रवरी 1st एंड ऑल उसमें मैंने जब किया था, तब मेरा 69-70 मार्क्स आ रहा था मॉक टेस्ट में। लेकिन कभी 85 मार्क्स नहीं आया था। आज रिज़ल्ट में मेरा 85 मार्क्स आए हैं। तो आखिरकार रेशमा, जब वहां 70 प्लस या ऐसे ही कुछ ऑल अराउंड नंबर आ रहे थे, तो उस वक्त आपकी थिंकिंग क्या थी कि आखिरकार क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? मुझे लगा कि मुझे पीसीएम और भी स्ट्रॉन्ग करना है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे स्ट्रॉन्ग करना है ऐसा लगा, लेकिन 15 दिन में मैं उतना नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने बायोलॉजी को ही प्रेफ़रेंस दिया। उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है, बायोकेमिस्ट्री का, वो सब मैंने प्रैक्टिस किया। और जो गलती करती थी मैं, उसको एनालिसिस करके मैं क्यों गलती हुआ इसको भी देखती थी, और एक नोट्स बना लिया था। जो भी गलत क्वेश्चन कर देती थी उसको एक जगह पे मैंने लिख दिया था, और एग्ज़ाम के पहले दिन उसको एक बार पढ़ लिया था, और शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाया था उसी को पढ़ ली थी। चलो बहुत बढ़िया। सो रेशमा, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या ये सारा रेगुलर कंसिस्टेंट था, जितना भी आपने अपने पर डे का शेड्यूल मुझे बताया? हाँ। तो मैं हाँ हाँ। रेगुलर करना चाहती थी, लेकिन जब भी कॉलेज का एग्ज़ाम रहता था, मैं कॉलेज का टॉपिक्स भी मैं कर देती थी। इसलिए मुझे कॉलेज का जब एग्ज़ाम रहता था उसके 15 दिन पहले मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती थी कॉलेज के लिए। इसलिए उस 15 दिन मेरा टाइम टेबल बहुत डिफरेंट होता था। मैं 1 और 2 घंटे जैम के लिए देती थी, और बाकी समय मेरा कॉलेज का पढ़ने में ही जाता था। और आफ्टर एग्ज़ाम मुझे जब छुट्टी मिलती थी, मुझे 1 महीना 15 दिन की छुट्टी मिल जाती थी, जब मैं अपने घर जाती थी, और मैं 6 से 7 घंटे पढ़ लेती थी घर में। मतलब ऑल अराउंड आपका जो ड्यूरेशन है पढ़ाई का, वो 6 से 7 घंटे था, हाँ, हाँ। और बिल्कुल कंसिस्टेंसी से बीच में कोई ब्रेक नहीं। हाँ, ब्रेक नहीं लिया मैंने। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपकी जर्नी सुन के तो मुझे बहुत बढ़िया लगा वैसे, ओवरऑल। देन मैं नेक्स्ट ये पूछना चाहूंगा कि जैसे हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो हर बार हमें सफलता मिले ऐसा जरूरी नहीं। हाँ। तो अगर कभी किसी समय पर बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता था, तो उस समय पर आप क्या करती थी? मुझे ऐसा वक़्त भी आया था कि मुझे लगा ये मुझसे नहीं होगा। तब मेरा जो फ़ैमिली है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी कहा कि तुम कर सकते हो। और मेरे फ़ैमिली ने शुरू से मुझे सपोर्ट किया, और मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास ऐसा करने का जो करेज है वो तुम में है, ऐसा करके वो मुझे मोटिवेट करते थे। इसलिए मैं अपने पेरेंट्स उन्होंने मुझे शुरू से जो भी मैं करना चाहती थी उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट ही किया है।
अच्छा रेशमा, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये प्रिपरेशन आपने घर पर ही रहकर करी है या फिर कहीं लाइब्रेरी वगैरह कुछ ऐसा था? मैं कॉलेज में जब भी मुझे गैप क्लासेस मिल जाते थे, मैं लाइब्रेरी चली जाती थी और वहाँ जाकर मैं जो रेफरेंस बुक रहता है लाइब्रेरी में, उसको पढ़ना प्रयत्न करती थी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि अगर ये मेरा वक़्त ले रहा है, इसलिए मैंने जो हम मेरे नोट्स थे आपके क्लास से जो बनाया था, उसे उसे भी पढ़ लेती थी। जब भी कॉलेज में गैप क्लासेस रहता था, अगर कोई प्रोफ़ेसर नहीं आए, तो मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। उसके बाद मैं घर पर ही पढ़ रही थी। तो बहुत बढ़िया रेशमा। सो देन नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि मान लो अगर आपका कोई जूनियर आपसे ये पूछे कि आप हमें ऐसा कुछ सजेस्ट करें जिससे कि हम इस एग्जाम को क्लियरली कर ले। सो जस्ट लाइक आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे वो शुरुआत करे और किस तरीके से इस एग्जाम को ओवरऑल हैंडल किया जा सकता है, बिकॉज 85 मार्क्स लाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी। तो हाँ। आप बहुत अच्छा सजेस्ट कर पाएंगे उसे। मैं यही कहूँगी कि रेफ़रेंस बुक जो है उसको चुनने में हमें गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा समय ले लेता है। इसलिए और बाद में क्लासेस देखना, नोट्स बनाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें शेड्यूल नहीं रहता। अगर हम कोई क्लासेस खरीद लेते हैं तो हमें एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा, तो हमें कंसिस्टेंसी भी होगा उससे। और मैं कहना चाहूँगी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अगर आप एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस कर लेना चाहिए उसका, जो एमएसक्यू रहता है, एनएटी रहता है, उन सभी का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और बाद में आप जो अगर आपके कॉलेज में टाइम मिल रहा है, तो उसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ कॉलेज में क्लासेस बीच में वो छोड़ देते हैं, उसमें हमें लाइब्रेरी जाकर पढ़ लेना बहुत अच्छा रहता है। और कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। और कितना जल्दी आप स्टार्ट कर लेते हो, उससे आपकी बाद में जो जनवरी फरवरी का टाइम रहता है, उसमें उतना प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस खत्म हो गया होता है और आप रिवीजन करने के लिए आपको आपके पास बहुत सारा समय होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। सो रेशमा, अब हम आते हैं पेपर के ऊपर। सो हाँ। जस्ट जब आप पेपर के लिए एग्जाम सेंटर में गए थे, उस समय आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी आपके माइंड में कि कैसे मुझे इस पेपर को शुरू करना है और कैसे मुझे इसको खत्म करना है? हाँ, 1 हफ्ते के बीच में मेरा गेट भी था एग्ज़ाम। उसमें मैंने बहुत सारी गलती कर ली थी, जो लाइफ़ साइंस में मैंने नेगेटिव मार्किंग मेरा आ रहा था। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आईआईटी जैम में यही मिस्टेक नहीं करना है। जो मुझे पता है वही अटेम्प्ट करना है, कितना भी मार्क्स आ रहे हो, लेकिन मुझे मैं जितना जानती हूँ उसको उसको ही अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए मैंने नेगेटिव मार्किंग को बहुत अटेंशन दिया जब एग्ज़ाम लिख रही थी। तो मुझे लगता है आफ्टर आंसर की को देखने के बाद मुझे लगता है मेरा एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आया है। और जो भी मुझे नहीं पता था, मैंने छोड़ दिया था वो क्वेश्चंस। और पहले मुझे लगा कि एमसीक्यू ईज़ी थे इस बार। बायोलॉजी का भी, मैथ्स का भी ईज़ी था एमसीक्यू, लेकिन एनएटी में मैंने ज़्यादा वक़्त दिया एनएटी को। एमएसक्यू भी मीडियम था, लेकिन फिजिक्स का जो 2-3 क्वेश्चन थे उसको हमें सोचना पड़ रहा था। इसलिए मैंने एमसीक्यू मेरा 1 घंटे में हो गया था। और मैंने एनएटी में ज़्यादा समय लिया, क्योंकि जो कैलकुलेशन करना पड़ता है, 1 डेसिमल भी अगर रॉन्ग हो गया तो हमारा पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाता है, और हमें क्वेश्चंस भी देखना पड़ता है कि वो कितने डेसिमल से पूछ रहे हैं। इस बार उन्होंने ऐसा ही 2-3 क्वेश्चन में ऐसा ही दिया था कि हमें वो इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता था। इसलिए वो पॉइंट्स हमें देखना पड़ेगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इस बार का एग्ज़ाम एमसीक्यू ईज़ी था और एनएटी का मीडियम था। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब एनएटी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आप ओवरऑल किन किन टूल्स का यूज कर चुके थे, जस्ट लाइक कि आपने क्या कैलकुलेशन अपने ही ओवरऑल रफ शीट पे किया है या फिर आपने कैलकुलेटर का किस तरीके से यूज किया और कैसे आपने उसको सीखा?
क्योंकि जस्ट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि आखिरकार यहाँ तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, कैसे चला है, तो थोड़ा सा आप मुझे बता पाओगे? मैंने एग्ज़ाम के पहले दिन आपके जो वीडियो थे कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है उसको देख लिया था। और मेरा बेसिक मैथ्स अच्छा है, जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड ऑल। मैंने वो सब अपने रफ में ही कर लिया था और मैंने डबल चेक किया कैलकुलेटर से। जब भी मैं लॉग और एंटी लॉग का कर रही थी उस वक्त ही मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया। बाद में जब 15 मिनट लास्ट के 15 मिनट में मैंने मुझे लग रहा था कि ये आंसर गलत हो सकता है, उसका मैंने कैलकुलेटर से कर लिया एक बार अगेन। चलो बहुत बढ़िया। एंड देन हाँ। नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूंगा कि आखिरकार बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न होता है, सर हम एमसीक्यू क्वेश्चन एमएसक्यू क्वेश्चन करते हैं, उस समय पर हमने एक आंसर सही लगा दिया, दो लगा दिया, तीन थे उसके वाले, तो आपने उसको कैसे डिसाइड किया कि इसके तीन आंसर हो सकते हैं या इसके दो आंसर हो सकते हैं? हाँ, मॉक टेस्ट जब मैं दे रही थी तब भी मेरा एमएसक्यू 10 में 5 गलत ही हो रहा था। हर एक बार मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मुझसे तो एमएसक्यू नहीं होगा इस बार। मुझे लगा कि जब मैं एमएसक्यू अटेम्प्ट कर रही थी तब उस वक़्त ही मुझे लग रहा था कि 2 या 3 आंसर हो सकते हैं, ये आंसर भी हो सकता है, ऐसा कन्फ्यूज़न आ जाता है। लेकिन आपका जो टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो आपको इजीली आप ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हो। जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मैं डिमोटिवेट हो जाती थी कि मुझसे तो एमएसक्यू नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं एग्जाम दे रही थी उस समय मुझे एमएसक्यू का क्वेश्चन देखकर मुझे बहुत खुशी हुआ कि मुझे पता है। मैंने एक एमएसक्यू गलत किया था बस, जो सम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ था। मैं मुझे उस टॉपिक में कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए बाकी सारा मैंने एमएसक्यू कर लिया था, क्योंकि मेरा बेसिक स्ट्रांग था और मुझे वो टॉपिक पता था, इसीलिए मैं कर पाई। अगर आपको टॉपिक ही नहीं पता है तो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 आंसर ही सही लग सकते हैं, कई बार एक ही आंसर सही लग सकता है, इसलिए टॉपिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देन रेशमा, फिर जब रिजल्ट आपने देखा तो क्या माहौल था फिर? मैंने पहले गेट का रिजल्ट देखा था। मुझे लगा कि जाम का तो कल होगा, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 20th मार्च को होगा रिजल्ट। इसलिए मैंने गेट का देखा था और गेट में मेरा एक्सेल में 699 रैंक आ रहा था और बीटी में 258 रैंक आ रहा था। इसलिए मैं उतना खुश नहीं थी कि मैंने जो प्रयत्न किया है उसका फल नहीं मुझे नहीं मिला। और बाद में मैंने यूट्यूब पे आई तो मुझे देखने को लगा कि आईआईटी जाम का भी रिजल्ट आ गया है। और मैंने लॉगिन किया तो मैं स्क्रॉल करने लगी और मुझे आंसर की को देखने के बाद मैंने सोच लिया था कि 85 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जब ऑल इंडिया रैंक 3 देखा तो मुझे अपने आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे लगा 100 के नीचे आ जाएगा, लेकिन 10 के नीचे आना मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। और 3 देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। चलो बहुत बढ़िया, फिर खुशियां सुना दी सभी घर वालों को? हाँ, हाँ, वो भी बहुत खुश है, मेरे रिलेटिव्स भी सभी कॉल कर रहे हैं कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप कि रेशमा, आखिरकार आपकी जर्नी में यूट्यूब के साथ आप जुड़े थे, और अगर जुड़े थे तो आपका यूट्यूब से, जैसे जस्ट लाइक आप हमारे साथ जुड़े हो, सो कितना फायदा और कैसे आपने ओवरऑल इसका फायदा उठाया? मुझे क्लासेस और स्टडी मटेरियल का बहुत रोल है मेरा इस रैंकिंग में। और यूट्यूब में मैं जब भी एक टॉपिक के क्वेश्चन जब मैं गलत करती थी तो उस टॉपिक के हेडिंग को मैं लिखकर जो भी वीडियोस आते थे उन सभी को देख लेती थी, क्योंकि एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था। इसलिए मैंने यूट्यूब पे भी आपकी जो चैनल में पीवाईक्यूज होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कराते हो, उससे मैंने रिवीजन कर लिया था। और मुझे ये क्लासेस और स्टडी मटेरियल जो है पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक, उससे मुझे बहुत हेल्प मिला। तो बहुत बढ़िया रेशमा, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर थैंक रिजल्ट यू एंड सर। योर सक्सेस। एंड देन थैंक यू फॉर योर गोल्डन वर्ड्स कि आज हमारी जो बातें हैं वो थोड़ी लंबी चली है। तो हाँ। थैंक यू कि आपने हमारे सारे एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड किया कि आखिरकार इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है। हाँ। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड देन थैंक यू फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। थैंक यू सर। ओके रेशमा, ठीक है, थैंक यू।